गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है ये आपकी इकॉनमी से रिलेटेड है और उसी के साथ आपका जो ज्योग्राफी होता है उन दोनों से रिलेटेड है। और आज की स्कीम जो क्लास होगी, करंट अफेयर की क्लास होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे पीएम प्राणम प्रमोशन के बारे में, पीएम प्राणम स्कीम के बारे में या पीएम प्राणम योजना के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ठीक है, ये है प्राणम की फुल फॉर्म। ठीक है, पीएम स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री, तो या फिर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो है आपकी इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने पीएम प्राणम नाम से एक स्कीम जो है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है कि प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ठीक है, ये है आपकी स्कीम का नाम। अब जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हो कि इसका नाम है ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर। मतलब हमने क्या करना है, एग्रीकल्चर जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें हमने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ऑल्टरनेट जो है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसमें ये जो स्कीम है इसमें इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि धीरे धीरे हमें क्या करना है, जो रिड्यूस करना है केमिकल फर्टिलाइजर्स को और उसकी जगह जो आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं उनका यूज करना है। तो ये जो स्कीम है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और किस तरीके से वर्क करेगी उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है इसका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव इसका, जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है इनकरेज द बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मतलब जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं उनका बैलेंस यूज करना है। बैलेंस यूज करने का मतलब ये है कि जैसा कि श्रीलंका ने किया था। श्रीलंका क्या करता है, अब आप सबको पता है, आप न्यूज देखते हो तो आपको पता है कि श्रीलंका में जो है वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उनकी जो इकोनॉमी है ऑलमोस्ट ठप हो चुकी है। उसका रीजन ये है कि श्रीलंका ने क्या किया कि अपने जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उनको एकदम से बंद कर दिया और वहां की जो सरकार थी उसने बोल दिया कि आप जो है सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को है जो है यूज करोगे। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन थी उनकी एकदम से कम हो गई, जिस वजह से जो थी उनकी इकोनॉमी जो थी वो खतरे में चली गई। खतरे में चली नहीं गई, ऑलरेडी वो खतरे में ही है। तो ये हुआ इस वजह से था क्योंकि उन्होंने एकदम से जो थे अपने जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो थे या केमिकल फर्टिलाइजर्स जो थे उनको एकदम से बंद कर दिया। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है पीएम प्राणम के तहत, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने जो है इनकरेज करना है बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, हमने ऐसे नहीं करना कि एकदम से जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनको बंद कर देना है, लेकिन हमें क्या करना है, धीरे धीरे जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है उनको रिड्यूस करना है। लेकिन उसी के साथ ये जो आपके बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं उनको केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ इंक्लूड करते रहना है। ठीक है, मान लो 2 हेक्टेयर की जमीन है, ठीक है, वहां पे 100 किलोग्राम के रफ फिगर लेके चलते हैं, 100 किलोग्राम के जो है फर्टिलाइजर्स जो है वो लगते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अब वहां पे ये जो 100 केजी के जो फर्टिलाइजर्स लगते हैं अभी करंटली लग रहे हैं ये सारे के सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, इसको फेज आउट कर सकते हैं। जैसे पहले साल हम क्या करेंगे कि 90 किलो के जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर लेंगे और 10 किलो के जो है जो आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है उनको यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये जो अमाउंट है इसको और डिक्रीज करते जाएंगे और इस अमाउंट को इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये जो पीएम प्राणम स्कीम है उसका यही मकसद है कि धीरे धीरे बैलेंस यूज करना है फर्टिलाइजर्स का और धीरे धीरे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है उनको फेज आउट कर देना है। नेक्स्ट इसका एम क्या है? ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ऑब्जेक्टिव और एम। एम क्या है? टू ब्रिंग डाउन द सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो सब्सिडी बर्डन जो आता है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, उनको धीरे धीरे कम करना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से आता है ये भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। विच इज एस्टिमेटेड टू रीच 2.25 लाख करोड़ इन 2022 एंड 23। इस साल जो है इतना एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये जो बर्डन होगा ये 2.25 लाख करोड़ तक का पहुंच जाएगा, जो कि पिछली बार से 39% ज्यादा है। ठीक है, 2021 में ये जो फिगर थी ये थी 1.62 लाख करोड़। ठीक है, पिछले साल इतना था और अभी जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है 2.25 लाख का। अब देखते हैं स्कीम के बारे में कि इसके फीचर्स क्या हैं। स्कीम विल हैव नो सेपरेट बजट एंड विल बी फाइनेंस थ्रू द सेविंग द एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी। अभी जो है सरकार जो है फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी देती है,
तो कोई अलग से जो सेपरेट बजट जो होगा इस स्कीम के लिए नहीं एलोकेट किया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग जो बजट जो है या एग्जिस्टिंग सेविंग जो है की जाती है, सरकार जो पैसा अपने पास सेव रखती है इसके लिए आपका ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी देने के लिए, उसी पैसे को जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, मान लो पंजाब में, हम हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं, पंजाब में सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि 100 करोड़ की सब्सिडी देती है, किसके लिए, फर्टिलाइजर्स के ऊपर। तो वो सब्सिडी किस तरीके से दी जाती है वो भी मैं आगे जाके बताता हूं। तो अभी इतना समझ लो कि 100 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है पंजाब को, हाइपोथेटिकली मान रहे हैं, इतनी नहीं दी जाती वैसे, 100 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर। ठीक है, तब सरकार क्या करेगी, सरकार इनको बोलेगी कि आप जो है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी पंजाब गवर्नमेंट को कि आप जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स को जो है वो उनका यूज करना कम कर दो। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मान लो कि पंजाब सरकार ने इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो जो जहां पे जो 100 करोड़ लगा करता था आपका इसके ऊपर, केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर, तो इस साल मान लो 600 करोड़ लगा, सॉरी 60 करोड़ लगा। ठीक है, 100 करोड़ की जगह इस बार 60 करोड़ लग गया। तो उस पे क्या हुआ कि ये जो आपका 40 करोड़ जो है ये बच गया, ये जो 40 करोड़ होगा इसका जो 50% होगा यानी कि 20 करोड़, उसको क्या करेगी सरकार जो है, ग्रांट देगी स्टेट को, ताकि वो जो है अपना जो पैसा जो है वो बचा सके। ठीक है, 100 करोड़ पहले सरकार ने देना था, उसमें से क्या हुआ कि ये जो सरकार थी उसने ये जो किसान थे उन्होंने 60 करोड़ तक के जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो थे उनका यूज किया, 40 करोड़ उन्होंने अपना बचा लिया। अब 40 करोड़ का जो 50% होगा वो डायरेक्टली स्टेट के पास चला जाएगा कि वो जो पैसा होगा स्टेट ने सेव किया है। ये जो 40 करोड़ का 50% हो गया आपका 20 करोड़। ठीक है, अब 20 करोड़ का जो 70% होगा वो सरकार क्या करेगी, ग्रांट प्रोवाइड करेगी अंडर द स्कीम दैट कैन बी यूज्ड टू एसेट क्रिएशन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये जो 20 करोड़ का 70% होगा वो कहां पे यूज करेगा, ऐसी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए जो कि ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स में यूज आ सके। ठीक है, उसके अलावा ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन यूनिट जो है उनको स्टैब्लिश करने के लिए विलेजेस, ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है, वहां पे लोगों को, अब जब ये प्रोडक्शन यूनिट्स जो है वो स्टैब्लिश होंगी तो वहां पे लोगों को नौकरी भी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो होगा 70% वहां पे खर्च होगा, और जो बचता हुआ 30% होगा वो कहां पे खर्च किया जाएगा, इंकरेजिंग फार्मर्स, लोगों को, फार्मर्स को इंकरेज करने के लिए पंचायत में, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उनको भी जो है इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि ये जो है रिडक्शन की जा सके फर्टिलाइजर यूज की, और लोगों के बीच में अवेयरनेस जो है उसको जगाया जा सके। ठीक है, तो अब देखते हैं उसके अलावा ये जो सारा जो डेटा होगा इसको कैलकुलेट किया जाएगा इसके द्वारा। ठीक है, IFMS के द्वारा, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये जो है सारा डेटा जो है ये कलेक्ट करता है, और पिछले 3 साल का जो डेटा होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा, और फिर कंपेयर किया जाएगा कि इस साल जो है पिछले 3 सालों के एवरेज के कंपेयर में कितना जो है इन्होंने फर्टिलाइजर या यूरिया जो है उसका कम यूज किया है। ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। अब देखते हैं कि ये सब्सिडी किस तरीके से सरकार देती है। तो मान लो फार्मर जो है फर्टिलाइजर खरीदता है MRP पे। ठीक है, MRP से कम रेट पे खरीदता है। ठीक है, नॉर्मल सप्लाई और जो डिमांड होती है मार्केट रेट में उससे कम रेट पे जो है जो किसान है वो खरीदता है। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं नीम कोटेड यूरिया का। ठीक है, तो किसान जो है वो नीम कोटेड यूरिया जो है गवर्नमेंट ने जो कीमत उसकी फिक्स की हुई है वो की हुई है 5,922। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं ऑलमोस्ट 6,000। ठीक है, मान लो सरकार ने जो है इसकी 6,000 जो कीमत जो है वो तय की हुई है, लेकिन जब ये फैक्ट्री में बनती है तो उस टाइम पे जो इसकी कीमत होती है वो होती है ऑलमोस्ट 17,000 से लेके 23,000 के बीच में पर टन। ठीक है, तो किसान उसको खरीदता है 6,000 पर टन की कीमत पे। ठीक है, तो ये जो बाकी के जो पैसे होते हैं ये सरकार प्रोवाइड करवाती है डायरेक्टली, जो आपकी जो मैन्युफैक्चर होता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर उसको डायरेक्टली पे कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो है किसान को 6,000 पर टन के हिसाब से जो ये जो होती है नीम कोटेड यूरिया जो है वो प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है सब्सिडी इस तरीके से वर्क करती है। द डिफरेंस विच वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लांट वाइज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंपोर्ट प्राइसेस फुटेड बाय सेंटर एज सब्सिडी। ठीक है,
तो जितना जो डिफरेंस होता है वो सेंटर द्वारा उसको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया जाता है डायरेक्टली कंपनीज को, ठीक है, जो भी आपकी प्रोडक्शन कर रही होती है। द एमआरपीज ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स आर डी कंट्रोल्ड और फिक्स्ड बाय द कंपनीज, ठीक है। जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके जो एमआरपीज जो होते हैं वो फिक्स किए जाते हैं कंपनीज द्वारा ही। However, the center pays the flat per ton subsidy on these nutrient. जो सेंटर होता है उसके ऊपर फ्लैट जो है एक डायरेक्ट जो पेमेंट जो है वो कर देता है पर टन के हिसाब से, जो जिसकी जो सब्सिडी मिलती है वो किसान को प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन वो जो पैसे होते हैं वो डायरेक्टली कंपनी को पे कर दिए जाते हैं। द पर टन सब्सिडी रेट रेंजेस फ्रॉम ₹10,231 टू ₹24,000 फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये पर टन की जो सब्सिडी होती है उसकी रेंज वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का जो फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हो, तो उसकी जो कीमत होती है वो 10,231 से लेके 24,000 तक के बीच में हो सकती है, ठीक है। तो इतनी जो डायरेक्ट पेमेंट जो है सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो करती है कंपनीज को या फिर फर्टिलाइजर मेकर्स को। What was the need of this scheme? अब इस स्कीम की जरूरत क्यों थी? The center pays subsidy on urea to fertilizer manufacturer on the basis of cost of production. जितनी cost of production होगी उसी के बेसिस पे ये जो सब्सिडी होगी सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। Each plant and the units are required to sell the fertilizer at the government set maximum retail price. हर एक यूनिट जो है जो प्रोड्यूस कर रहा है आपके फर्टिलाइजर्स को, उसे गवर्नमेंट के जो सेट प्राइजेस हैं या एमआरपी जो है जो गवर्नमेंट ने सेट की है उसी के ऊपर जो है उसको बेचना होगा। व्हाट आर द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फर्टिलाइजर यूजेज? अभी जो है इंडिया की यूजेज जो है वो कितनी चल रही है? द एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडी वाज 1.62 लाख इन 2020 एंड 21, ठीक है। इस साल 2020 और 21 में जो फर्टिलाइजर यूज था वो कितना था? 1.62 लाख करोड़ एंड कुड क्रॉस 2.25 लाख करोड़ ड्यूरिंग 2022, ठीक है। 2022 एंड 23 में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो मैंने आपको फिगर बताई थी उतना ये जो है क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो अभी 2022 तक में कितना क्रॉस कर सकता है ये? 2.25 लाख। द टोटल रिक्वायरमेंट फॉर 4 फर्टिलाइजर्स, 4 जो मेन फर्टिलाइजर्स हैं, सबसे पहले यूरिया आ जाता है आपका, देन डैप, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, देन एमओपी, muriate of potash, then NPKs, nitrogen, phosphorus and potassium in the country increased by 21%, ठीक है। कंट्री में जो है ये इसकी जो यूजेज जो है वो 21% इंक्रीज हो गई है, किसके कंपैरिजन में? 2017-18 के कंपैरिजन में। 2017-18 में ये जो फिगर हुआ करती थी ये हुआ करती थी 528.86 लाख मैट्रिक टन, ठीक है। इतनी जो यूजेज हुआ करती थी जो कि 21% जो है बढ़ चुकी है, जिस वजह से ये कितनी हो चुकी है? 640.27 लाख मैट्रिक टन, ठीक है। किसमें? कौन से ईयर में? 2021 एंड 22 में, ठीक है। तो ये जो आपका प्रेजेंट स्टेटस जो है ये चल रहा है। द मैक्सिमम इंक्रीज जो है किसमें, किस चीज में जो है इंक्रीज आया? ये जो मैंने 4 आपको मेन फर्टिलाइजर्स बताए यही यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करते हो तब ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो आपको ये जो बार ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि 2017-18 में जो यूरिया जो थी उसकी प्रोडक्शन उसकी जो यूजेज थी वो 298 मैट्रिक टन थी, जो कि बढ़ के 2021-22 में 356.53 लाख मैट्रिक टन जो है वो हो चुकी है, ठीक है। तो ये 19.64% जो है इसमें इंक्रीज आया। देन आपका डैप में 25% इंक्रीज आया, देन मॉप में 9% इंक्रीज आया, देन एनपीकेज में 25% जो है इंक्रीज आया, ठीक है। तो ये जो बाकी इनिशिएटिव जो हैं गवर्नमेंट जो है के द्वारा जो लिए जाते हैं किसानों के लिए, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, देन उसके अलावा इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू न्यूट्रिएंट्स जिसमें आपका नैनो यूरिया आ जाता है, बायोस्टिमुलेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा नीम कोटिंग ऑफ यूरिया कि यूरिया ये भी एक तरह का फर्टिलाइजर होता है। द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर DOF हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस 100% यूरिया एज नीम कोटेड यूरिया, ठीक है। जितना भी यूरिया भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसको नीम कोटेड किया जाए, ठीक है। उसके बेनिफिट क्या होते हैं कि ये जो सॉइल की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करता है। देन रिडक्शन इन यूज ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स, ठीक है, इसमें रिडक्शन होती है। देन रिडक्शन इन पेस्ट एंड डिजीज अटैक जो है या पेस्ट अटैक है उसमें रिड्यूस करता है उसको। इंक्रीज इन यील्ड,
ठीक है। यील्ड में जो आपकी यील्ड होती है पैडी की, शुगर केन की, मेज, सोयाबीन, तुर या रेड ग्राम, उसमें उसको इंक्रीज करता है। देन उसके अलावा न्यू यूरिया पॉलिसी, ठीक है, ये हम पिछले जो हमारे करंट अफेयर्स है उसमें हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो है यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजर सेक्टर, ठीक है, ये किस तरीके से होती है, रिसोर्सिंग मैपिंग ऑफ रॉक फॉस्फेट यूजिंग रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा, ठीक है। तो इससे अर्थ ऑब्जर्वेशन जो डाटा है उससे उसको यूज करके जो है स्पेस आपका सैटेलाइट्स की मदद से उसको यूज करके जो आपके स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज कर सकते हो फर्टिलाइजर सेक्टर में, ठीक है। तो ये जो कुछ इनिशिएटिव्स जो थे, ये जो अदर देन जो हमने आज वाला डिस्कस किया पीएम प्राणम के अलावा, ये कुछ इनिशिएटिव्स जो थे वो हमने अभी डिस्कस किए हैं। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। आई होप आपको जो है क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मेनली आपको जो है इसमें ध्यान रखने वाली जो बात जो है वो ये है कि आपसे जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो पीएम प्राणम स्कीम के ऊपर पूछा जाएगा। ये जो मैंने आपको फिगर्स वगैरह बताई हैं ये आपको सिर्फ मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेन चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो पीएम प्राणम स्कीम है उसका एम क्या है, देन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, वो मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा ये जो स्कीम है वो किसके बारे में, ठीक है, कितने मेट्रिक टन में इंक्रीज हुआ है, कितने में डिक्रीज हुआ है, ठीक है, वो उसके बारे में आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।